जो बिकने को तैयार नहीं, जो झुकने को तैयार नहीं, उसे तोड़ दो, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दो कि वो हार मानने पर मजबूर हो जाए। क्या इसी नियति के तहत केंद्र की मोदी सरकार अपने विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रही है? जी हां, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को लेकर एक अजीब कहानी सामने आ रही है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं दे सकते। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व आप तब समझ पाएंगे जब फोरम शॉपिंग के बारे में जानेंगे। बेहद आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि ये फोरम शॉपिंग क्या है और क्यों ये न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बात गौतम अडानी की भी करेंगे। कांग्रेस ने कुछ नई बातें करते हुए फिर से पुरानी मांग दोहराई है। वहीं दिल्ली में मोदी सरकार एक नई मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है, या यूं कह लीजिए कि दलदल में धंसती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला पहलवानों की। विरोध प्रदर्शन का 1 महीना पूरा होने पर दिल्ली से अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक नया विधेयक लाने का ऐलान किया है और इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया है। तो ये नया विधेयक क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ अपने हाथ मजबूत करने में सफल होते हुए दिख रही है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बेहद आसान भाषा में चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वहीं बगल में ज्वाइन का बटन भी है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप इस खबर को देख लीजिए। मथुरा के आश्रम में घुसकर साधु की हत्या कर दी गई है। खून से लथपथ साधु का शरीर सोफे पर पड़ा मिला। हत्यारों ने पैर बांध दिए थे, सिर को कुचल दिया था। साधु के आश्रम से बाहर ना निकलने पर ग्रामीण आश्रम गए तो इस घटना का पता चला। यह घटना मथुरा की है। कुछ लोग बता रहे थे कि मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने गूगल आया तो गूगल वो भी बता रहा था कि मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है, क्योंकि वहां तो राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में किसी साधु की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए, यह संभव नहीं है। ऐसी ही एक कहानी इधर से भी आ रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में मंगलवार को मोबाइल शॉप संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी तब जब वो अपने दुकान में बैठा था। कनपटी और कंधे में 2 गोलियां मारी गई, तीसरी मिस हो गई। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना जहां पर हुई उसके ठीक सामने पुलिस चौकी है। बेहद शरीफ टाइप के लोग आए थे। हत्या करने के बाद खुलेआम सड़क पर 2 राउंड फायरिंग करते हुए निकल गए। किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, ससम्मान जाने दिया। दैनिक भास्कर के अनुसार गाजियाबाद के मोदी नगर की यह घटना है। मोदी नगर की इस घटना को सुनने के बाद एक बार फिर से मैंने पता लगाया तो लोग बता रहे थे कि गाजियाबाद और मोदी नगर दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि गूगल और लोग सब मिलकर उत्तर प्रदेश के राम राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कोई अपराधी है ही नहीं है। सब या तो जेल में है या दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। किसी की गाड़ी पलट गई और कोई इलाहाबाद में मारा गया। कौन मारा गया बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन यूपी वाले बिल्कुल भी टेंशन न लें। यूपी में राम राज्य एकदम सर के ऊपर बह रहा है, टनाटन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर। इस शिकायत में कहा गया था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद पर कथित रूप से अपमानजनक बयान दिए हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 23 मई को पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि उन्हें समन मिला ही नहीं। एक बार फिर से कोर्ट ने को 7 जून को पेश होने का निर्देश दिया है, सम्मन जारी किया है। बड़ी समस्या है रे बाबा, किसी की डिग्री मांग लो तो इतना कुछ झेलना पड़ जाता है। इस हिसाब से तो जो लोग देश के अल्पसंख्यकों का कागज मांग रहे थे उनके साथ क्या होना चाहिए। बहरहाल ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमें भी बुला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और सेबी अडानी समूह के लेन देन की जांच करते समय एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से आगे वे बढ़ ही नहीं सकते। कांग्रेस ने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में एक फैसले में कहा था कि अडानी पावर और उसके अधिकारियों ने अनुबंध के रजिस्टर में संबंधित पक्ष के साथ अनुबंधों और लेन देन की सूचना न देकर कंपनी के अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि चूंकि मोडानी यानी कि मोदी और अडानी ब्रिगेड सर्वोच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को क्लीन चिट के रूप में बताने की सख्त कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अधिक साक्ष्य उभर कर सामने आए हैं कि अडानी अल्पसंख्यक शेयर धारकों को धोखा देने और प्रमोटरों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कई संबंधित पार्टी लेन देन में शामिल हैं। यानी कि कांग्रेस ने फिर से अडानी मामले में जेपीसी बनाकर जांच कराने की मांग को दोहराया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति और सेबी अब ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से आगे वे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे में इस मोदानी मेगा स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए हमें जेपीसी की जरूरत है। आपको बता दें कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक का समय दिया है जांच के लिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की समिति और खासकर सेबी की जांच को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दलों को भरोसे की कमी नजर आती है। अब देखना यह है कि 14 अगस्त को सेबी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या फिर और समय मांग लिया जाता है या फिर सब कुछ साफे कर दिया जाता है। वहीं दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 1 महीना पूरा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बात बात में किसी भी सामान्य चीज को ऐतिहासिक बता देने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां भी इतिहास रचने की कोशिश कर रही है। देश की चैंपियन बेटियां धरने पर हैं और जिस व्यक्ति पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है वो आए दिन यहां वहां घूम के चैनलों पर भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ पहलवानों ने तिरंगा लेकर मार्च किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि समर्थकों को इंडिया गेट से भगाया गया। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखते रहिए। इसके साथ ही एक पुरानी घटना को याद दिलाता हूं। लगभग 1 दशक पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। याद करिए, उस वक्त जब इसी तरह का मार्च और विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा था तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया किस तरह से न्याय मांगने वालों के पक्ष में खड़ा था, न्याय के पक्ष में खड़ा था और कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रहा था। दरअसल मीडिया का असली रोल वही होता है। मगर आज का गोदी मीडिया देख लीजिए, वो आरोपी को ही बार बार इंटरव्यू करवा रहा है। क्या इतिहास में आपने कभी ऐसा मामला देखा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो का मामला दर्ज हो वो टीवी पर घूम के इंटरव्यू देता हो? और आरोपी बृजभूषण सिंह कभी किसी महिला पहलवान को मंथरा बताने लगता है तो कभी किसी को कुछ और बताकर टारगेट करता है। इन पहलवानों के समर्थन में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद बृजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई होती हुई, उनकी गिरफ्तारी होती हुई नजर नहीं आती। किसी कार्रवाई का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। वैसे दुनिया भर में इस घटना का क्या असर हो रहा होगा? दुनिया वाले भारत के बारे में क्या सोच रहे होंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या सोच रहे होंगे? मौका मिले तो थोड़ा आप भी सोच लीजिएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगला चुनाव भाजपा को हराने का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। गणितीय रूप से यह बिल्कुल संभव है, लेकिन हमें और ज्यादा बेहतर तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से पता चलता है पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार पूरी तरह से बकवास साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का लहर है। पिछले दिनों लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए थे और एलजी तथा सरकार के बीच के विवाद को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया था। मगर केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली सरकार को मिली ताकत बर्दाश्त नहीं हुई। मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिले अधिकारों को छीन लिया। अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं राज्यसभा में इस कानून को पास होने से रोकने के लिए। खबर है कि बिहार के नेताओं के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल का साथ देने का वादा किया है ताकि राज्यसभा में केंद्र सरकार का यह ऑर्डिनेंस पास न हो सके। वैसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ का फैसला पलटकर मोदी सरकार ने उन दावों को और मजबूत कर दिया है जब कहा जाता है कि यह सरकार लोकतंत्र और संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, संघीय ढांचे में विश्वास नहीं रखती। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट परिसर में बेहद गलत व्यवहार किया है। अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। एक ने तो पीएम मोदी को दुर्योधन तक बता दिया है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें यह देखा जा सकता है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हुए मनीष सिसोदिया जब कुछ बोलना चाहते हैं तो एक पुलिस वाला उनकी गर्दन को अपने हाथों से यूं दबाते हुए खींच कर ले जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी मनीष सिसोदिया को गर्दन पकड़ के खींचते हुए लेकर जा रहा है ताकि वो पत्रकारों से बात न कर पाए। उधर अपने खिलाफ हो रही सीबीआई जांच को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई के लिए भी हामी भर दी है। वैसे इस बात की चर्चा लगातार है कि 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता जेल टूर पर भेजे जा सकते हैं और उन्हें इसी तरह से घसीटे जाने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं ताकि उन्हें तोड़ा जा सके, कमजोर किया जा सके, डराया जा सके। अब पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस की। इसके बाद बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी आखिर कौन सा विधेयक लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फोरम शॉपिंग होती क्या है। फोरम शॉपिंग का मतलब है जब वादी कोर्ट में ये कोशिश करे कि उसके मामले की सुनवाई उसके पसंदीदा जज या उसकी पसंद की पीठ में हो। यानी कि यदि मैं वादी हूं तो किसी तरीके से इधर उधर दिमाग लगाकर मैं अपने पसंद के जजों की पीठ चुन सकूं। इसे लेकर चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जब वादी या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं जहां उन्हें लगता है कि निर्णय अधिक उनके अनुकूल हो सकता है तो इसे फोरम शॉपिंग कहा जाता है। इस तरह का प्रयास तो बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। बाकी हाल ही में गुजरात वाले मामले में आपने देखा भी था, हालांकि वो मामला इससे अलग है, लेकिन फिर भी आपने देखा था कि जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामले पर सुनवाई से खुद ही मना किया था, लेकिन जब पसंद का अधिकारी मिल गया तो खुद ही मामले की पुनः सुनवाई के लिए अपील
दायर कर दी। तो मनपसंद न्यायालय या न्यायाधीश के सामने मामला पहुंचाना यह भी एक बढ़िया जुगाड़ है, जिसे चीफ जस्टिस नकारने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद के अगले सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। द हिंदू की खबर के अनुसार अमित शाह ने दिल्ली में नए जनगणना भवन के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए कहा कि नागरिक रजिस्टर, मतदाता सूची और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों की सूची को अपडेट करने के लिए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में जन्म मृत्यु रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने वाला विधेयक लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।